जनवरी 6, 1995 को फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में फायर ब्रिगेड को एक सूचना मिलती है कि अपार्टमेंट है जिसका नाम है डोना जोसेफा, उसकी यूनिट नंबर 603 में आग लगी है। यह सूचना उन्हें अपार्टमेंट के मालिक एडिथ गुरेरा ही देते हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर आती है, आग पर काबू पाती है और वहां पर वो कुछ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में कुछ हॉट प्लेट्स हैं, कुछ वायर्स हैं। उन्हें कुछ संदेह होता है और वो फिलीपाइंस की नेशनल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिलीपाइंस नेशनल पुलिस वहां पर आकर एविडेंस कलेक्ट करती है और वो तुरंत सीआईए को इन्फॉर्म करते हैं। फिलीपाइंस की पुलिस और सीआईए मिलकर एक मैनहंट लॉन्च करते हैं। उन्हें पहली सफलता मिलती है अब्दुल हाकिम मुराद के रूप में, तो उसी बिल्डिंग में रहता है। वो कुछ सामान वापस लेने आया, वहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंटेरोगेशन के दौरान उसने बताया कि वो कुछ प्लेन्स हाईजैक करना चाहते हैं और उन्हें सीआईए हेडक्वार्टर पे क्रैश करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक और इंडिविजुअल का नाम सामने आता है जिसका नाम है रामजी यूसुफ। रामजी यूसुफ पाकिस्तान भाग जाता है। उसे फरवरी 7, 1995 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सीआईए के एजेंट्स और पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स मिलकर गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर दिसंबर 1995 में इनका फाइनेंसियर है जिसका नाम है वली खान अमीन शाह को मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रामजी यूसुफ के लैपटॉप से कुछ जानकारी बरामद होती है जिसमें पता लगा कि इस ऑपरेशन को इन्होंने नाम दे रखा था ओप्लान बोजिंका। उसे बाद में बोजिंका प्लॉट के नाम से जाना गया। इन्वेस्टिगेशन से यह भी सामने निकल कर आया न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में 1993 में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें भी उसका आर्किटेक्ट भी मास्टरमाइंड भी ये रामजी यूसुफ ही था। रामजी यूसुफ को तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इसके साथ आइडिया नहीं मरा। इसी रामजी यूसुफ का एक भांजा है जिसका नाम है खालिद मोहम्मद शेख। खालिद मोहम्मद शेख पाकिस्तानी नागरिक है जिसका जन्म कुवैत में हुआ था और उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना प्लेन्स को हाईजैक करके और ट्विन टावर्स को बॉम्ब किया जाए। और 1996 में यह आइडिया लेकर अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के पास जाता है। ओसामा बिन लादेन इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाकी जो पूरी प्लानिंग है, ऑपरेशन को प्लान करना, इसको एग्जीक्यूट करना, हाईजैकर्स कौन होंगे, उन्हें कहां से ट्रेनिंग दिलवानी है, उनका ट्रैवल प्लान क्या होगा, ये सारी प्लानिंग ए टू जी प्लानिंग खालिद शेख मोहम्मद ने की, जिसे पॉपुलरली केएसएम के नाम से जाना जाता है। और उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का नतीजा दुनिया देखती है 9/11 के रूप में। कहते हैं कि उसके बाद दुनिया बदल गई। मॉडर्न इतिहासकार इसे प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 की संज्ञा देते हैं। इसके बाद खालिद शेख मोहम्मद की तलाश शुरू होती है और मार्च 2003 में खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से यूएस और पाकिस्तान की फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशन करके इसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसे बाद में इसे गुंतेनामो बे ले जाया जाता है जहां पर उससे आगे की पूछताछ की जाती है। उसके बाद मार्च 13, 2004 को स्पेन के शहर मैड्रिड में ट्रेन बॉम्बिंग होती है। इसमें हालांकि कोई सीधे पाकिस्तानी नेशनल्स का रोल नहीं था, इसमें मोरक्को के नागरिक शामिल थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस बॉम्बिंग की सारी प्लानिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तानियों द्वारा प्रदान किया गया था। इस पूरी आतंकवादी घटना की प्लानिंग सन 2001 से ग्लोबल जिहाद प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के शहर कराची में चल रही थी। उसके बाद सन 2008 में स्पेन के शहर बार्सिलोना से स्पेन की काउंटर टेररिज्म अथॉरिटीज ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के थे और उनके कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से निकले। और आज भी स्पेन की काउंटर टेररिज्म मशीनरी के सेंटर में फोकल पॉइंट हमेशा पाकिस्तान रहता है। मैड्रिड बॉम्बिंग के कुछ समय बाद ही 2005 में लंदन सबवे बॉम्बिंग होती है। इस घटना में 4 सुसाइड बॉम्बर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 का कनेक्शन पाकिस्तान से था। मोहम्मद सादिक खान, शहजाद तनवीर और हासिब हुसैन। इनका जन्म
इंग्लैंड में ही हुआ, ये पले बढ़े भी इंग्लैंड में ही, लेकिन ये पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और सन 2004 और 5 के बीच में इस बॉम्बिंग से पहले मास्टरमाइंड से मिलने और ऑपरेशन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सीखने पाकिस्तान गए थे। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो भारत से बाहर घटी हैं। और भारत की तो बात ही क्या करें, जब से पाकिस्तान बना है तभी से भारत की बगल का कांटा रहा है। भारत में भले ही 26/11 हो, पुलवामा अटैक हो, पहलगाम अटैक हो या उससे पहले भी भारत में जितनी भी छोटी से बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। नमस्कार, आप है चैनल अन्वेषा पे। अन्वेषा का मीनिंग है तलाश, अनकही की। तो ऐसा क्या है कि दुनिया में जो भी आतंकवादी घटना होती है या कोई भी ड्रग्स की तस्करी होती है, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है या उसके तार कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जरूर जुड़े होते हैं। आज के वीडियो में हम झांकेंगे पाकिस्तान के अतीत में और देखेंगे इसके वर्तमान को और जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से कारण हैं जिससे पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज्ड है, इतनी क्रिमिनल माइंडसेट की है। पाकिस्तान के जन्म के पीछे दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी का बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान का गठन उन लोगों ने किया जो ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों के कस्टम्स अलग हैं, दोनों के ट्रेडिशंस अलग हैं, दोनों का आचार विचार व्यवहार सब दोनों अलग हैं एक दूसरे। दूसरी थ्योरी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ये भी चल रही थी कि नहीं, हम लोग साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जीत उन लोगों की हुई जो ये मानते थे कि दो सेपरेट नेशंस हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनका को एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। बहुत से लोगों को ये मानना है कि कॉलोनियल रूलर्स यानी औपनिवेशिक हमारे जो शासक थे, उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स में फूट पड़ी और टू नेशन थ्योरी के जन्म के पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। अगर इतिहास में हम थोड़ा और गहरा और पीछे जाएं तो हमें पता लगता है कि ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया बहुत साल पुराना है, हमारी इमेजिनेशन से भी पुराना है। पाकिस्तानी इतिहासकार ये मानते हैं कि पाकिस्तान और कुछ भारतीय इतिहासकार भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की गठन की दिशा में पहला कदम उस दिन उठ गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध की धरती पर कदम रखा और सिंध की विजय या कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बाद ये तय हो गया था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जो अटक से कटक तक भारत माना जाता है वो उस रूप में नहीं रहेगा। पाकिस्तानी हिस्टोरियन से मानते हैं कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान हमारी कल्पना से भी पुराना है। उनके अकॉर्डिंग अकबर के दरबार में 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब अकबर का शासन रहा तो अकबर ने एक मूवमेंट चलाई थी, दीन ए इलाही। अकबर सिंक्रेटिक रिलीजियस आइडेंटिटी में बिलीव करता था। वो मानता था कि सभी बराबर हैं और उनके बारे में काफी फेमस किस्से हैं कि भक्ति मूवमेंट उनके समय में पीक पे था। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उस दौर के, उन्हें लगा कि मुस्लिम आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही है। उस समय एक स्कॉलर हुए, इस्लामिक स्कॉलर, उनका नाम था अहमद सरहिंदी, जिनका जन्म 1564 में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1624 में हुई थी। अहमद सरहिंदी का मानना था कि दीन ए इलाही धर्म चलाकर अकबर गुनाह कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अकबर से काफी संघर्ष किया। तो पाकिस्तानी ये मानते हैं कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों में सेल्फ अवेकनिंग आइडेंटिटी को लेकर पहली बार पैदा की। उसके बाद दूसरे वो इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्हें पाकिस्तानी इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए बहुत काम किया। उनका नाम था शाह वली उल्लाह। उन्हें इस्लामिक रिफॉर्मर के तौर पे जाना जाता है। उनका जन्म 1703 में हुआ और 1762 में उनकी मृत्यु हुई। उनका ये डर था कि राइजिंग हिंदू पावर्स लाइक मराठास, सिख्स एंड जाट्स विल टेक ओवर द सोसाइटी एंड मुसलमानों में अगर सेल्फ अवेकनिंग और मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो मुसलमानों का भविष्य भारत में खतरे में है। तो उन्होंने इस्लाम की टीचिंग्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट शुरू की और उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान को जिंदा रखा। हालांकि ऑफिशियली पाकिस्तान नाम उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था।
उसके बाद दो और प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर्स हुए, जिसमें से पहले का नाम है हाजी शरियतुल्लाह, जो 1781 1781 में जिनका बर्थ हुआ और 1840 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद सैयद अहमद बरेलवी, जिनका जन्म 1786 में हुआ एंड ही डाइड इन 1831। उनको भी फ्रंट रनर माना जाता है पाकिस्तानी मूवमेंट का, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम मासेज में, इंडिया में खासकर भारत में, तत्कालीन भारत में उन्होंने प्योरिस्ट और मिलिटेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाई इस्लाम में और कहा कि प्योर इस्लाम को मानना शुरू करो। हालांकि उनका यह मानना भी है कि वलीउल्लाह, बरेलवी और शरियतुल्लाह, ये तीनों जो स्कॉलर्स थे, ये एक तरीके से पाकिस्तान को डिमांड नहीं कर रहे थे एज ए मॉडर्न नेशन स्टेट, जैसे आज हम पाकिस्तान को देखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्रिएट करने में उनका रोल बड़ा अहम था। और उस वही आगे चल के जिन्होंने पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनाने की मूवमेंट, अलग देश बनाने की मूवमेंट चलाई, उनके लिए इंस्पिरेशन थे। और अगर मॉडर्न पाकिस्तान की बात करें तो उसमें एक रिफॉर्मर का नाम आता है सैयद अहमद खान, जिनका जन्म 1817 में हुआ और 1898 में उनकी डेथ हुई। उनको माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी, और उन्हें जिन्हें पॉपुलरली सर सैयद अहमद खान के नाम से भी जाना जाता है या सर सैयद के नाम से भी जाना जाता है। सर सैयद जो हैं वो जनवरी 1883 में उन्होंने पटना में एक स्पीच दी थी, जिसमें पहली बार उन्होंने ये माना कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर नॉट वन नेशन, दे आर टू सेपरेट नेशन। हालांकि उनकी अप्रोच जो थी वो थोड़ी कंसिलिएटरी थी, उन्होंने कोई प्रोवोकेटिवली ये बात नहीं कही थी। सर सैयद पहले इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने टू स्टेट या टू नेशंस का नाम पहली बार लिया इस देश में। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों भारत के दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जो भारत की दो भुजाएं हैं। अब दौर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन होता है, और कांग्रेस का जो आइडिया था भारत के बारे में वो था कॉम्पोजिट इंडियन नेशनलिज्म, समग्र भारतीय राष्ट्रवाद। और इस चीज से सर सैयद को राजनीतिक खतरा महसूस हुआ। उन्होंने 1887 में दिए एक स्पीच में उनका ये कहना था कि फर्ज कीजिए अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो भारत पे शासन कौन करेगा? हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग राष्ट्र हैं, क्या वो एक साथ एक दूसरे के साथ पावर साझा करेंगे? वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा सोचना असंभव है और ऐसा माना भी नहीं जा सकता। और यहां से पहली बार ये विचार स्ट्रोंग होना शुरू होता है कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक राष्ट्र में एक साथ नहीं रह सकते। अब दौर है 20वीं सदी की शुरुआत का। इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल में लीडिंग पोजीशन में है, और उधर ढाका में एक इस्लामिक स्कॉलर है जिनका नाम है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। उनका घर है जिसका नाम है एहसान मंजिल पैलेस, और ये ढाका में अपने घर पे पॉलिटिकल मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मीटिंग्स करते रहते हैं। और उन्होंने पहली बार इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। फाइनली दिसंबर 30 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया, और इसका प्राइमरी उद्देश्य ब्रिटिश मास्टर्स के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करना था। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना अभी इसको अपोज कर रहे हैं, वो 1913 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को नहीं ज्वाइन करते हैं। प्रिंसिपली वो शुरू में इसके खिलाफ थे। अब दौर आता है 1925 का, जब अलीगढ़ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन चल रहा है, जहां पे जस्टिस अब्दुल रहीम एक स्पीच देते हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों एक साथ एक राष्ट्र में बिल्कुल नहीं रह सकते, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जब भी भारत का मुसलमान किसी दूसरे देश में जाता है, जैसे अरब जाता है, तुर्की जाता है, या किसी चाइनीज मुस्लिम से जाता है, तो उससे वो कल्चरली ज्यादा नजदीकी महसूस करता है बनिस्बत वो अपने शहर में जहां उसका घर है, उसका हिंदू नेबर है, उसकी कल्चर उसको ज्यादा विदेशी मालूम पड़ती है। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि अगर भारत का मुसलमान तुर्की के मुसलमान से मिलता है, कल्चरली उसके ज्यादा नजदीक है बनिस्बत अपने हिंदू नेबर के। इस श्रृंखला में अब अगले किरदार की एंट्री होती है जिनका नाम है
मोहम्मद इकबाल, जिसे हम फेमसली जानते हैं सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा वाला गाने की। लेकिन ये गाना हमें जो सुनाया जाता है भारत में, ये पूरा नहीं है, ये आधा है। उसकी एक लाइन है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुसलमान है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये लाइन जो हमें नहीं बताई जाती, यहां से, इस लाइन से उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैसेज दिया कि यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, आप पूरी दुनिया पे आपका हक है। तो भारत के पार्टीशन को अगर किसी ने सबसे ज्यादा हवा दी, तो उसमें इन मोहम्मद इकबाल का नाम आता है, जिन्होंने मिल्ली तराना दिया पाकिस्तान को बाद। और इन्होंने मुसलमानों को एक फिलोसॉफिकल बैकिंग दी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मूवमेंट की कमान संभाली, और बाकी सब हिस्ट्री है, आप जानते ही कैसे पाकिस्तान का क्रिएशन। इसके विपरीत बहुत से भारतीय मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर ये भी मानते थे कि भारत हिंदूज और मुस्लिम को सेपरेट नेशंस नहीं है, मुस्लिम्स भी इसी जमीन की पैदाइश हैं और वो यहीं के रहने वाले हैं। एक तरफ वो लोग थे जिनका अभी हमने जिक्र किया, जो पाकिस्तान का क्रिएशन चाहते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो पाकिस्तान का क्रिएशन नहीं चाहते थे। इसमें तीन प्रमुख लोगों का नाम आता है, जिसमें से दो व्यक्ति हैं और एक संगठन है। पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। वो इस आइडिया को बहुत अपोज करते हैं उस दौर में। और दूसरे हैं मौलाना सैयद अब्दुल कलाम आजाद। उन्होंने भी आइडिया ऑफ टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, को बहुत अपोज किया। उनका मानना भी ये था कि हम इसी धरती की पैदाइश हैं और हम एक ही राष्ट्र में एक साथ रह सकते हैं। इसके अलावा देवबंदी उलेमा, उलेमा मीन्स द इस्लामिक स्कॉलर, देवबंदी शाखा के इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं, हमें पार्टीशन की जरूरत नहीं है। फाइनली 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशंस बनते हैं, तो बंगाल और पंजाब का विभाजन होता है। और बंगाल और पंजाब में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ, और उसके दौरान जो हिंसा हुई, उसमें माना जाता है कि कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। तो मोहम्मद अली जिन्ना 22 मार्च 1947 तक वेहिमेंटली, बड़े ही जोश खरोश से पाकिस्तान की क्रिएशन की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम दो सेपरेट नेशंस है और एक साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। और जब उन्होंने इतने मैसिव स्केल पे हिंसा देखी, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए 11 अगस्त 1947 को एक स्पीच दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी के लोग पाकिस्तान में रह सकते हैं, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके कुछ महीनों बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया क्या कि मुस्लिम लीग में सारे के सारे पाकिस्तानियों के क्या दरवाजे खुले हैं, कि किसी भी जाति या धर्म का पाकिस्तानी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर सकता है, तो उन्होंने कहा अभी पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान का पहले दिन से, उनके भले फाउंडिंग फादर्स हों, भले आर्किटेक्ट्स हों, सभी के नेचर में एक डुअलिज्म दिखाई देता है। उनकी नेचर में सभी की एक बिगटरी दिखाई देती। पाकिस्तान के क्रिएशन के पीछे ये तो वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का अशराफ या इंटेलेक्चुअल क्लास इंक्लूड है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की नजर में जो पाकिस्तान का क्रिएशन है, उसके लिए तथाकथित रूप से उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत कुर्बानियां दी, और उनका यह मानना था कि हिंदू एक कमजोर सोसाइटी है, मुस्लिम्स एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है। क्योंकि वो इस्लाम में विश्वास करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया में। और मोहम्मद इकबाल ने इसको कहा भी बाद में, उन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कोई ईरानी, तुरानी या अफगानी नहीं है, हम सभी मुस्लिम हैं। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी पाकिस्तानी मुस्लिम में या पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम में पहले दिन से है कि मुस्लिम्स हिंदूज के कंपैरिजन में काफी सुपीरियर हैं। और यही उनका जो डिसबिलीफ है, उनके जो विशफुल थिंकिंग है, उसकी वजह से आगे के जो ब्लंडर्स पाकिस्तान में हुए वो लगातार होते चले। आजादी के समय अनडिवाइडेड भारत की पॉपुलेशन थी 40 करोड़, जिसके हिस्से में, भारत के हिस्से में लगभग 33 करोड़ की जनसंख्या आई, और पाकिस्तान के हिस्से में 6 करोड़ की जनसंख्या आई, जिसमें से लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान ईस्ट, और जबकि 3 करोड़ की जनसंख्या वेस्ट पाकिस्तान में थी। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग नंबर है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कंबाइंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी में
सोल्जर्स की संख्या लगभग 4 लाख थी। भारत के हिस्से में सोल्जर्स आए 2,60,000 और पाकिस्तान के हिस्से में सोल्जर्स आए 1,30,000 से लगभग 1,40,000 के बीच का नंबर बताया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों की जनसंख्या का जो रेशियो है वो 1:5 है, जबकि उनकी मिलिट्री का रेशियो 1:2 है। इसने इस एक फैक्टर ने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया। पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद पाकिस्तानियों का ये मानना था कि मुस्लिम्स आर सुपीरियर पीपल, हिंदू कमजोर है, हिंदू में जज्बा नहीं है और पाकिस्तान एक जोश और जज्बे वाली और जंग लड़ने वाली कौम है और साथ में उन्हें एक बड़ी मिलिट्री भी गिफ्ट में मिल गई, तो उनका डिल्यूजन डबल हो गया और वहीं से ब्लंडर शुरू होते हैं जो हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कुछ लेगेसी छोड़ के जाता है जिसका फारफेच इम्पैक्ट होते हैं इस पूरे साउथ एशियन रीजन पे, जिसमें से पहला है पॉलिटिकल चेंज। 1947 में ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड होने के बाद दो बड़े कंट्रीज बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत ने सेक्युलर स्टेट होना, सेक्युलर डेमोक्रेसी होना चूज किया और उसी रास्ते पे कंटिन्यूअसली चलता हुआ आ रहा है। अगर हम बीच में एक या दो माइनर इंसिडेंट्स को छोड़ दें तो इंडिया में लार्जली डेमोक्रेसी हैज फ्लरिश्ड एंड डेमोक्रेसी ने बहुत ग्रास रूट लेवल पे अपनी पकड़ बना के रखी। टू द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान में हालांकि उन्होंने तथाकथित सेक्युलर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, लेकिन इनफैक्ट पावर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं रही। वहां पे पावर, डिफैक्टो पावर हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास रही, जिसे वो पॉपुलरली यूफेमिज्म के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के नाम से बुलाते हैं। और समय समय पे सभी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में दुनिया में पाकिस्तान की स्टेबल इंस्टेबिलिटी की चर्चा होती रहती है। पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं रह पाई, मिलिट्री कूल्स लगातार होते रहे, भले वो जनरल अयूब खान ने किया हो, उसके बाद जनरल जिया उल हक ने किया हो और उसके बाद भले ही परवेज मुशर्रफ ने किया हो और करंट में इनके जो तथाकथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं वो भी डिफैक्टो रूलर पाकिस्तान के वही हैं। तो ये फैक्ट है, वहां पे हर तरह की एक्टिविटी, भले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, भले ही पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भले ही सोशल एक्टिविटी हो, हर चीज पे हर चीज मिलिट्री ओवरसाइट के नीचे होती है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी की बात करें तो वो भी पिक्चर कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। पार्टीशन के समय जब माइग्रेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तान में जितनी भी सेंसिबल ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी माइग्रेट करके इंडिया आ गए और वहां पर जो पॉपुलेशन बची उनकी वो ज्यादातर फ्यूडल या वॉरलॉर्ड्स वहां पर बचे। फ्यूडल क्लास वो जो अंग्रेजों को पहले सर्व करती थी, तो उन्होंने पूरी इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया। तो एसेंशियली पाकिस्तान पहले दिन से फ्यूडल इकोनॉमी रहा, कभी भी मॉडर्न इकोनॉमी नहीं बन पाया। दूसरा, चूंकि पाकिस्तान के पास एक मैसिव मिलिट्री थी तो उसको मेंटेन करने के लिए काफी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां की हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अपना कब्जा कर लिया। तो फंडामेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री इज नॉट अ मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में कहा जाता है कि फेमस सेइंग है कि कंट्रीज हैव मिलिट्रीज बट पाकिस्तानी मिलिट्री हैज अ कंट्री। तो पाकिस्तान की मिलिट्री हर चीज को वहां पे कंट्रोल करती है, वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेके एग्रीकल्चर, हर चीज पे पाकिस्तानी मिलिट्री का कब्जा है बिकॉज दे कंज्यूम मैसिव रिसोर्सेज टू मेंटेन दैट बेहीमोथ। तो पाकिस्तान की मिलिट्री मशीनरी को चलाए रखने के लिए दे नीड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। थर्ड, पाकिस्तान हैज यूज्ड टेररिज्म एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट टू आर्म ट्विस्ट वेस्टर्न कंट्रीज टू गेट लोन्स एंड एड्स एक्सेट्रा। और ये सब शुरू हुआ कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर में जब अफगान जिहाद लड़ा जा रहा था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के या सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान को एज ए बेस कैंप यूज किया रशियंस के खिलाफ और वहां से सारा का सारा अफगान जिहाद शुरू हुआ और वहीं से तालिबान मूवमेंट चली जो आज अफगानिस्तान में पावर में है। जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान का क्रिएशन वेस्टर्न कंट्रीज की एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी। ज्योग्राफिकली पाकिस्तान ऐसी लोकेशन पे है जहां से इस रीजन के तमाम बड़े कंट्रीज पे नजर रखी जा सकती है। पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, पाकिस्तान से ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है, पाकिस्तान इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, चाइना पे यहां से नजर रखी जा सकती है। ऑफ कोर्स वी आर अ बिग नेबर ऑफ पाकिस्तान, तो हम पे भी चेक रखने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान का बखूबी यूज किया है। तो पाकिस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बरकरार रखने के लिए
एज ए रेंटियर स्टेट का काम किया और समय समय पर वो उसका रेंट एक्सट्रैक्ट करते रहे, लोन्स के रूप में, कभी एड्स के रूप में, पाकिस्तान कभी यूएसए से, कभी चाइना से, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी आईएमएफ से। मतलब पाकिस्तान कंटिन्यूअसली उसी पे सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2.55%, जबकि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ है 2.7%। इफेक्टिवली पाकिस्तान इज ग्रोइंग बाय ओनली 0.15%। पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की ग्रोथ अभी केवल 0.15% है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉलेप्स इमिनेंट है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसका क्रिएशन का आधार रिलीजन या मजहब है। यहीं से पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होती है। कल्चरली पाकिस्तान एक साउथ एशियन कल्चर है। जितने भी मुस्लिम्स यहाँ पे रिजाइड करते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदूज और बुद्धिस्ट। तो उनका जो लिनिएज है वो हिंदू बुद्धिस्ट लिनिएज है, जबकि वो क्लेम करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स अरब से आए थे। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से आए थे। कभी अब रिसेंट जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसमें कह सकते हैं, वो ये दावा करते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो टर्किक ओरिजिन के हैं। वो कभी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है। एक तो पहला तो उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो उनको पता है डीप इनसाइड कि वो अपनी मदर कल्चर को बिट्रे करके एक नई आइडेंटिटी ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कल्चरली कंफ्यूज स्टेट में है। वो स्कूल्स में अपने बच्चों को हिस्ट्री और कल्चर जब पढ़ाते हैं तो वो ये पढ़ाते हैं कि वी आर फ्रॉम अरेबिक कल्चर और या टर्किक ओरिजिन। लेकिन जब रियलिटी उनको हिट करती है तो उनकी लैंग्वेज, उनका फूड, उनका कल्चर सब कुछ इंडिया में मैच करता हुआ उनको नजर आता है। तो एक कंफ्यूज जनरेशन के तौर पे पाकिस्तानी ग्रो करते हैं। दूसरी चीज, जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान एक फेथ बेस्ड स्टेट है जिसका क्रिएशन धर्म के आधार पे हुआ है, तो एक डिल्यूजन भी वो उनके दिमाग में लेकर आया कि इस्लाम एक श्रेष्ठ कल्चर है और इस्लाम को हक है कि वो बाकी सभी फेथ्स के ऊपर रूल करे। और चूंकि उनके पास एक बड़ी मिलिट्री है और एक डिल्यूजन भी है, उससे वहां पे कुछ थ्योरीज पोस्टुलेट हुई, जिसमें से एक प्रोमिनेंट थ्योरी है जो वहां पे स्कॉलर्स ने काफी उसको स्प्रेड किया है पिछले 2-3 दशकों में, जिसका नाम है गजवाए हिंद। और उसकी वजह से उन्होंने काफी मिस एडवेंचर्स भी किए हैं इंडिया पे, एंड दे पेड द प्राइस। 1971 की बहुत बुरी हार के बाद जब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, तो पाकिस्तान की एक चीज समझ में आ गई, दे कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली। तो उन्होंने अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी तैयार की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उसके बाद से भारत में टेररिज्म के इंसिडेंट स्पाइक होने लगे और उन्होंने एक ऑफिशियल नीति अपनाई। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है, दैट वी विल use India's internal social fissures to propagate their agenda and spread terrorism in India. And I think India has effectively combated it. इंडिया ने उसका बहुत अच्छे से सामना किया है, क्योंकि कल्चरली एंड सोशली एक पाकिस्तान और अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज सोसाइटी है। उन्होंने एक नई आइडेंटिटी फोर्स करने की कोशिश करी, दैट इज पैन इस्लामिज्म, एंड दे कॉल इट इस्लामिक उम्मा। पार्टीशन के समय पाकिस्तान में माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी 23%, और एज ऑन डेट, आज के दिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है वो केवल 3 से 4% बची है। पाकिस्तानी सोसाइटीज को डीप इनसाइड ये पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट करने के लिए दे बिट्रेड देयर ओन कंट्री, दे बिट्रेड देयर कल्चर, दे बिट्रेड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री सबकॉन्टिनेंट, एंड दे क्रिएटेड a new state based on religion on false claims। अगर आप इंडिया का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हिंदू संघ बना हो जो भारत की सत्ता पे काबिज होना चाहता हो मुस्लिम्स के एक्सपेंसेस पे। ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन लोगों का शुरू से ही मैंने वीडियोस में जिक्र किया है, सर सैयद हों, भले ही उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना हो, इन सभी का एक जो चेन ऑफ जो इनके इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने पाकिस्तान के एजेंडा को फोल्सली आगे बढ़ाया, जिसका कोई हिस्टोरिकल या फैक्चुअल बेसिस
ऑन ग्राउंड नहीं था। तो एक पाकिस्तानियों में गिल्ट कॉन्शियसनेस है बिकॉज दे हैव लाइड। अब एक झूठ को बोलने के लिए हजारों झूठ आपको गढ़ने पड़ते हैं। तो उन्होंने कुछ झूठ अपनी सोसाइटी में फैलाए कि हिंदू जो पॉपुलेशन होती भारत की थी वो मुसलमानों पे अत्याचार करती थी, और आज भी भारत में मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं। ऐसा प्रचार प्रसार वो करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एक डीप सीटेड हिंदू हेट्रेड है जो देखने को मिलती है। भले आप किसी इंटरव्यू में देख लीजिए, वहां का कितना भी इंटेलेक्चुअल या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो, डीप इनसाइड दबे शब्दों में वो अपनी हेट्रेड को कहीं ना कहीं जाहिर जरूर कर देता है। तो पाकिस्तान इज अ सोसाइटी विच इज हाईली रेडिकलाइज्ड। तो जिया उल हक के दौर में जब पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान स्टेट को मोबिलाइज करना है, यूनिफाइड रखना है, तो दे हैव टू वेपनाइज फेथ। तो जिया उल हक के जमाने में पाकिस्तान में इस्लाम का वेपनाइजेशन शुरू हुआ। उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान में मॉब कल्चर है, और उसके परिणाम स्वरूप मॉब कल्चर पनपा, ब्लास्फेमी जैसे लॉज वहां पे पाकिस्तान में पास किए गए। स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया को हमेशा ही एनिमी स्टेट माना है, और पाकिस्तानी मिलिट्री का मानना है कि दे आर डेस्टिन्ड टू डू गजवाए हिंद। और भारत में पाकिस्तान गजवाए हिंद करके जब तक सभी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर देता, उनका सपना अधूरा है पैन इस्लामिज्म का। भारत मई 18 1974 में पोखरण रेंज में सक्सेसफुल परमाणु टेस्ट करता है, और भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है। उसके साथ ही पाकिस्तान भी शपथ लेता है कि वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो वहां के उस समय के रूलर्स ने कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर में ड्रग्स का नेटवर्क फैलाकर और सऊदी मनी से और गल्फ कंट्रीज की मदद लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू किया। एंड पाकिस्तान ऑल्सो वेंट न्यूक्लियर आफ्टर इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इस वीडियो में हमने जो भी अब तक डिस्कस किया है उसके बेस पे आप ये सेफली कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है जिसकी इकोनॉमी पे एलीट का कब्जा है, उसकी मिलिट्री है जिसपे हर चीज पे उसका वीटो पावर है, पॉपुलेशन के पास कोई राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो, एंड पाकिस्तान एक हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है। तो जहां पर भी पाकिस्तानी जाते हैं उन्हें शक की दृष्टि से देखा जाता है। और आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि हर देश पाकिस्तान के नागरिकों की स्क्रूटनी करता है कि कहीं ये हमारे देश में आकर कोई आतंकवादी घटना या कोई किसी क्राइम को अंजाम ना दे दें। पाकिस्तान इज इन अ वेरी सॉरी स्टेट, पाकिस्तान इज इन अ डायर स्ट्रीट्स। बहुत जल्दी ही पाकिस्तान इम्प्लोड होने वाला है, और दुनिया का आधा टेररिज्म पाकिस्तान के खात्मे के साथ खत्म हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।